मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ और रेगुलर जो वीडियो की जो हमारी कड़ी चल रही है उसमें कुछ गैप उत्पन्न हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं हम अपनी ऑफलाइन क्लासों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि समय समय पर हम आपके पास आ करके कुछ नए जो मुद्दे करंट में चलते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 नवंबर को सुबह जब 9 बजे राष्ट्र को संबोधन किया तो एक कहीं ना कहीं एक बात निकल के आ रही थी कि एक बड़ी अच्छी कह सकते हैं किसानों के हित के लिए उन्होंने बात की कि जो पिछले साल उन्होंने 2020 में 17 सितंबर को लोकसभा में बिल को जो पास कराया गया था, 3 किसान बिल विधेयक थे, किसानों के हितों की बात करके 3 विधेयकों को लाया गया था, उनको 19 नवंबर 2021 को सरकार ने वापस कर लिया। अभी घोषणा हुई है, राष्ट्र के संबोधन के तहत घोषणा हुई है, लेकिन अभी संसद से उस बिल को वापस करने की प्रक्रिया आगे चलेगी, क्योंकि ये बिल संसद से पास हुए थे। तो इन बिलों को संसद से ही कहीं ना कहीं जब वापसी की जाएगी तभी माना जाएगा कि बिल पूरी तरह से वापस ले लिए गए हैं। और साथ इसी कारण से लगातार कहीं ना कहीं जो किसान हैं अभी भी आंदोलनरत हैं कि जब तक संसद से कानून को पूरी तरह से वापस नहीं ले लिया जाता है और हमारे लिए संसद में एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको लेकर के सरकार कानून नहीं बना देती है, तब तक हम आंदोलन छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। आज पहले तो हम अपने विद्यार्थियों को मैं इतनी सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं अगर आप विद्यार्थी हैं या फिर एक सामान्य जन नागरिक हैं, उनको भी आपको पता चल जाएगा कि क्या थे 3 कानून विधेयक, सरकार ने क्यों बनाए थे, सरकार की मंशा क्या थी, किसान विरोध क्यों कर रहे थे। ये सारा आज हम एक सरल भाषा में आपसे एक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इस पूरे वीडियो को और चैनल में आप अगर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कुछ कमियां लगती हैं तो हमें बता भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम लगातार अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कृषि कानून बिल थे उसको 17 सितंबर 2020 को पास किया गया था लोकसभा के माध्यम से और यहाँ पर 3 बिल आए थे। सरकार एक वादे के साथ आई थी कि हम जब आएंगे तो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहीं ना कहीं सरकार ने इस वादे को निभाते हुए ही काफ़ी रिसर्च करने के बाद किसानों के हित के लिए 3 कानून पास किए, लेकिन जब कानून पास हो गए तो किसानों का आंदोलन प्रारंभ हो गया। लगभग आंदोलन को 15 माह हो चुके हैं। पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो और आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर किसान, देखिए मंशा जो भी कोई भी गवर्नमेंट की होती है वो कभी ये नहीं चाहती है कि आपके किसानों का अहित हो। हर एक गवर्नमेंट की मंशा होती है कि उसके देश के नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय है या उसका जो इनकम है वो हमेशा बढ़े। हर एक सरकार की मंशा होती है। तो निश्चित है इस सरकार की भी यही मंशा थी, लेकिन कुछ कमियां थीं, उन बिलों को हम समझेंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं लगातार विरोध चल रहा था। तो 3 बिल थे। पहला बिल का मैं आपको नाम बता दूं, सारा बोर्ड पर लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पहला बिल था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसमें जो उद्देश्य था याद रखिएगा, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, ये 3 था। इस पर दूसरा जो बिल था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020 और जो तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये 3 कानून थे जिसको वर्तमान में 19 नवंबर के दिन मोदी जी ने इन तीनों कानूनों को क्या कर लिया, वापस लिया। इन तीनों बिलों को मैंने आपको समझाया। अब मैं एक एक्सप्लेन करता हूं कि जो पहला कानून था बेटा, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, इसमें सरकार ये चाहती थी कि किसानों का संवर्धन हो जाए और उनकी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ा दिया जाए। होता क्या है कि जब किसानों की फसल आ जाती है तो किसान अगर बड़ा किसान है तो वह सरकार के जो क्रय केंद्र होते हैं, सरकार की जो मंडियां होती हैं जिसको हम APMC कहते हैं, उन मंडियों में जाकर के सरकार जो न्यूनतम मूल्य MSP निर्धारित कर देती है उस पर जाकर के वो अपनी फसल को बेच लेता है और कहीं ना कहीं काफ़ी जो है फसल अगर बिकती है, काफ़ी मात्रा में उसकी फसल होती है तो उसकी इनकम भी ठीक ठाक हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर MSP से अगर नीचे उसको फसल कोई खरीदता है, उसका प्राइवेट जो सेक्टर है उसके नीचे फसल खरीदता है तो उसको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि जो बड़े किसान हैं वो हमेशा चाहते हैं, आपने देखा भी होगा, समझा होगा, जिनके पास खेती ज़्यादा होती है, जिनके पास उत्पादन ज़्यादा होता है, वो अधिकतर कोशिश करते हैं कि सरकार के क्रय केंद्र में, जो सरकार की APMC मंडियाँ हैं, जो सरकार के क्रय केंद्र हैं, वहाँ पर जाकर अपनी फसल बेचें।
लेकिन जो छोटा किसान होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं अड़हतियों के बीच में, निजी तंत्र के बीच में अपनी फसल जा कर के बेच देता है। और हमेशा जो अड़हतिया प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति होते हैं वो कम मूल्य पर किसानों की फसल ले लेते हैं और फिर अधिक से अधिक लाभ पर उनको व्यापारियों को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो सरकार का यही उद्देश्य था कि जो बिचौलिया है बीच का, जो बिचौलिए काम करते हैं, इनको किसी प्रकार से हटाया जाए और सीधा किसान को व्यापारी बनाया जाए। सुनिएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सरकार का उद्देश्य ये था कि किसान को एक व्यापारी के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, एक उसको बिजनेसमैन बनाया जाए। तो सरकार ने ये कहा कि बिजनेसमैन आप तभी बना सकते हैं ना कि जब आप दायरे खोल दें। जैसे पहले दायरा था कि आप एक राज्य के किसान हैं, दूसरे राज्य में अपनी फसल नहीं बेच सकते हैं, तो आपकी एक लिमिटेशन थी। आप एक राज्य के अंदर रहेंगे, दूसरे राज्य में नहीं बेच सकते, तो निश्चित है आपको मूल्य अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का किसान हूँ, मुझे अगर मुंबई में अच्छा मूल्य मिल रहा है तो मैं वहाँ जाकर के ऑनलाइन भी बेच सकता था, ऑनलाइन। अब जैसे कोई क्या ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाता धीरे धीरे कि हम ऑनलाइन बेच देते, वो कंपनी आती, हमसे अपना माल ले जाती और हमें उस अधिक से अधिक लाभ दे जाती, ये भी था। लेकिन समस्या क्या थी, इस बात को समझे। मैं आपको पहले किसान का पक्ष तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं सरकार का पक्ष बता दूं, क्योंकि हर एक सरकार की कोशिश होती है कि अपने नागरिकों की आय को बढ़ाए। और भारत में तो वैसे ही भारत कृषि प्रधान देश है, हमारे कृषकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो किसानों की निश्चित इनकम बढ़ाने की सरकार की पूरी मंशा थी। लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि कुछ अच्छे में कुछ कमियां जरूर होती हैं, तो उसी कारण से विरोध भी निकल करके आ रहा था। तो समझिए इस बात को कि इस जो बिल था, जो पहला बिल था, उसमें प्रमुख उद्देश्य था कि किसानों को सुविधाएं बढ़ाई जाए, किसानों को फ्री किया जाए, कि किसान कहीं भी जा करके जो उनकी मंडियां हैं, जो सरकार की मंडियां, जो सरकारी मंडियां, जो एपीएमसी केंद्र, उनके बाहर जा करके किसान अपनी फसल को क्या कर सकता है, बेच सकता है। यहाँ तक कि ये सुविधा दी गई कि किसान अपनी फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के भी बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। और ये भी कहा गया कि सरकार, किसान जो भी फसल बेचेगा उसे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स लिया नहीं जाएगा, टैक्स फ्री था ये पूरा का पूरा। लेकिन किसानों ने विरोध इसलिए किया, मैं विरोध भी साथ साथ बताता जाऊंगा, किसानों ने विरोध इसलिए किया कि सर आप कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप तो एक एमएसपी की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटा पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य समझ लीजिए, एमएसपी होता क्या है। एमएसपी क्या होता है कि एमएसपी का मतलब होता है कि जब कोई फसल आती है, जब रबी की फसल आती है, तो जो एपीसी है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आयोग है, तो वह महंगाई को देख करके कितनी लागत लग रही है उस हिसाब को लागत देख करके वो एक मूल्य तय करता है, फिर उसकी सिफारिश करता है मंत्रिमंडल से, और मंत्रिमंडल की जो समिति है उस सिफारिश को क्या कर देती है, लागू कर देती है। और रबी की फसल बोने से पहले इन सब की घोषणा कर दी जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर अगर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मान लीजिए 2000 रुपये घोषित किया जाता है, तो 2000 रुपये से नीचे सरकार नहीं खरीदेगी, 2000 में ही सरकार खरीदेगी। और अगर सरकार के हम बेचने जा रहे हैं तो सरकार की कोशिश होती है कि भाई हम तो खरीद ही रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं किसानों को 2000 से ऊपर अधिक खरीद करके लाभ दे। तो ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि सरकार जो किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है उसके नीचे सरकार कोई फसल क्रय नहीं करती है। ठीक है बेटा, समझते चले जाइए इस बात को। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल करके आता है, दूसरा बिंदु समझ लीजिए यहाँ पर कि एपीएमसी से क्यों चीज़ निकल के आ रही है। तो किसान ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम लोग बाहर बेचने लगे, बाहर हमको सुविधाएं दी जाए, कोई एपीएमसी मंडियों में क्रय केंद्रों में आ ही नहीं, तो धीरे धीरे सरकार हो सकता है एपीएमसी या सरकारी क्रय केंद्रों का अस्तित्व ही समाप्त कर दे, क्योंकि जब कोई बेचने ही नहीं आएगा तो उनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और सरकार एमएसपी की घोषणा नहीं कर रही है, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट तंत्र ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि समय के साथ वह मनमानी करने लगे, समय के साथ वह फसल का उचित दाम ना दे, क्योंकि अगर कोई फसल अधिक हो जाती है तो हो सकता है उसका उचित दाम ना मिले, ये भी हो सकता है। तो किसान एमएसपी पे लगे हुए थे कि हमारे लिए एमएसपी की घोषणा की जाए, हमारे जो एपीएमसी मंडियां, जो क्रय केंद्र की मंडियां ये समाप्त ना की जाए, किसी प्रकार से, किसी कारण से समाप्त ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानून के रूप में देश में प्रस्तुत करना चाहते हैं। दूसरा समझ लीजिए यहाँ पर मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020, इसका उद्देश्य था कि किसानों और व्यापारियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं इसको। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा 5 बीघा खेत है सपोज, मतलब प्राइवेट तंत्र से कोई बिजनेसमैन आएगा, मेरे खेत को देखेगा, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आप मुझे खेत दे दीजिए, मैं इस पे ये फसल उगाना चाहता हूँ। आपने एक अनुबंध कर लिया उसके साथ कि नहीं मुझे इतना रुपया चाहिए है, उसने आपको रुपया दे दिया, या आपने मिल करके उसके साथ अपने खेत पर चीज उगाई। इसमें
सरकार ने ये कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, किसी प्रकार से फसलों का नुकसान होता है, तो उसकी जो भरपाई है वो किसान नहीं करेगा, वो वह व्यापारी करेगा, जो व्यापारी उस किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो निश्चित है इसमें भी किसानों का फायदा था। लेकिन आप कहेंगे सर विरोध तो हो ही रहा है, क्यों हो रहा है? इतना बड़ा आंदोलन 15 मई से किसानों के द्वारा चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा है? तो उसका एक प्रमुख कारण ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसके पास अच्छे अच्छे वकील हो सकते हैं, लेकिन किसान के पास इतने अच्छे वकील नहीं हो सकते हैं। अगर किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए जो किसान को पता ही नहीं चल पाए, तो हो सकता है कि प्राइवेट तंत्र का व्यक्ति किसान को उस मुद्दे पर परेशान कर सकता है। ये भी हो सकता है, ये एक भय था, लेकिन ऐसा था नहीं। कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छे से उसका निर्माण किया था, उस कानून को बनाया था कि किसी प्रकार से जो व्यापारी है इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का शोषण नहीं कर सकता। लेकिन होता है कि कोई चीज़ अगर नहीं सही से जानकारी है तो विरोध जब चल रहा होता है तो फिर विरोध में बहुत सारी बातें जोड़ती चली जाती हैं, और किसानों का सिर्फ एक ही विरोध था कि एमएसपी घोषित करे सरकार। वो एक ही बात पे जुड़े थे कि एमएसपी घोषित करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटेड विधेयक के रूप में प्रस्तुत करे और हमारी एमएसपी समाप्त ना की जाए। सरकार ने कहा कि नहीं, हम एमएसपी समाप्त नहीं करेंगे। उनका नहीं, आप कहिए मत, आप हमें जिस प्रकार से आप ये विधेयक हमें बना के दे रहे हैं उसी प्रकार से एमएसपी को भी एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत करिए, ताकि हमें गारंटेड न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति हो सके और हम अपनी सामाजिक सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा के प्रति जो हमें खतरा उत्पन्न हो रहा है उस खतरे से हम निश्चिंत हो सके। ये एक किसानों का एक भय था जो आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहा था। तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है, इसमें आपने देखा होगा कि व्यापारी या कोई भी वर्ग होता है किसी भी चीज़ का स्टॉक नहीं कर सकता। अगर खाद्य तेल का स्टॉक नहीं कर सकता, तिलहन का स्टॉक नहीं कर सकता, दलहन, दाल, प्याज, आलू जैसी फसलों का वो स्टॉक नहीं कर सकता। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार स्टॉक कर देते हैं व्यापारी लोग, तो इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर सरकार छापेमारी करती है, फिर देखती है कि कहीं ऐसा नहीं अवैध तरीके से इनको स्टोर कर लिया गया है, डंप कर लिया गया, जिससे दाल की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इस संशोधन विधेयक से ये कहा गया, क्योंकि इसको जो है कहा जाए कि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री से भी कनेक्ट किया जा रहा था, ये कहा गया कि अगर फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को आगे लाना है, क्योंकि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रोथ कर रही है वैसे वैसे मंशा थी कि किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। तो फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को ग्रोथ दिलाने के लिए सरकार ने कहा कि कंपनियों को स्टॉक लिमिट खत्म की जा रही है। मतलब कंपनियां कितना भी स्टॉक कर सकती हैं, कितना भी इन फसलों का स्टॉक कर सकती हैं, लेकिन अगर देश में कोई आपदा आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, कोई सूखा पड़ जाए, तब ये स्टॉक लिमिट का जो कानून है वो लागू हो जाएगा कि नहीं, अब स्टॉक नहीं कर सकते। इससे एक ही फायदा हो सकता था कि कंपनियां स्टॉक करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। कभी कभी कोई फसल नहीं हो पाती है, हमने पहले से उसको स्टोर करके रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उद्योग को चलाने को दिक्कतें महसूस नहीं होंगी। लेकिन किसानों का ये मानना था कि अगर कंपनियां स्टॉक करने लगे तो समझिए कि वो पहले से स्टॉक कर लेगी, वो आलू, प्याज, ये बहुत सारे स्टॉक कर लेगी। मान लीजिए कि कंपनी को अगले साल इतना उसके पास स्टॉक हो गया है कि उसको खरीदना ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर उस साल किसान का जो ये फसल है वो कौन खरीदेगा? ये भी एक समस्या का विषय है, और शायद फिर एक सोचने विषय भी था। सब किसानों के लिए भी सोचना था, एक सामान्य नागरिक भी सोच रहा था कि अगर स्टॉक लिमिट खत्म कर दी गई है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि व्यापारी इन फसलों को स्टॉक कर ले और अगले साल उसको फसल खरीदने ही ना पड़े, क्योंकि उस पर स्टॉक है, तो फिर अगले साल फसल खरीदेगा कौन? तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान 15 मई से लगातार ठंडी, गर्मी, बरसात में आंदोलन को आगे तेजी से बढ़ाते चले जा रहे थे, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि विरोध का एकमात्र कारण क्या था, तो एकमात्र कारण था कि किसान जो हैं वो सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक विधेयक के रूप में, एक कानून के रूप में संसद से पास कराना चाहते थे, जिससे उनको कुछ फसलों की गारंटेड एक मूल्य घोषित किया जा सके, जिससे उनका एक डर खत्म हो जाए कि नहीं, प्राइवेट तंत्र इससे नीचे की फसल ले सकता है। उनको अपने फसलों की सुरक्षा के लिए, अपनी आर्थिक इसको मजबूत करने के लिए एमएसपी को उन्हें एक कानून के रूप में प्रस्तुत करवाना था, जो लगातार एक विरोध का एक प्रमुख कारण था। सरकार ने कहा भी था कि हम एमएसपी की बात नहीं कर रहे, एमएसपी हम कोई मुद्दा ही नहीं है, एमएसपी जैसे था वैसे बना रहेगा। तो उनका कहना था कि नहीं, एमएसपी ठीक है, पहले ये कानून नहीं था लेकिन अब आप कानून बनवा दीजिए। कोई अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि भाई अचानक 15 महीने के बाद अचानक सरकार ने बिल वापसी क्यों कर लिया, उसके क्या कारण है, तो इसका एकमात्र कारण राजनीतिक है। क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो पंजाब बॉर्डर से जुड़े हुए राज्य थे, जिसमें कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को हार का सामना भी करना पड़ा।
कुछ उपचुनाव भी हुए थे, वहाँ भी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। और दूसरा 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और कहा जाता है कि केंद्र सरकार उसी की बनती है जिसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बॉर्डर है, पश्चिमी जो बॉर्डर है, वहीं पर ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को ये डर लग रहा था कि जो पश्चिमी हिस्सा है, किसान आंदोलन की वजह से कहीं उनकी सीटें चली ना जाएं, और अगले चुनाव में जो 2022 के चुनाव है उसमें उनको कहीं भारी नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो एकमात्र राजनीतिक कारण की वजह से एक घोषणा भी कर दी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हम तीनों कानून बिल वापस ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसान इसलिए अभी आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप घोषणा मत करिए, आप संसद का सत्र बुलवा करके इस कानून को पूरी तरह से संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से वापस करिए, और एमएसपी को हमें कानून बना करके दीजिए, ताकि हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की में कोई बदलाव भविष्य में ना कर सके, और हमें गारंटेड हर एक चीज़ का जो फसल हम बेचते हैं उसका एक गारंटेड पैसा हमको मिले, जिससे हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और एक हमारी आय सेफ हो जाए। तो मेरे हिसाब से बहुत सरल तरीके से मैंने आपको पूरा कृषि कानून बिल समझाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस कानून को समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। और एक अगला हम लोग 2021 शिक्षा नीति को लेकर के अगला लेक्चर आपसे बात करेंगे उस विषय पर, और खूब अच्छे से करिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।